जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी अपने आप में वो सक्षम भाषा है जो तमाम भाषाओं के शब्दों को अपने आप ग्रहण कर कर अपनी उन्नति को हमेशा आगे बढ़ाती रही है और साथ के साथ हमारी भाव अभिव्यक्ति, विचार विनिमय का एक माध्यम बनी है। हम अपना जो चिंतन है, मनन है, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में मनन करते हैं, हिंदी में चिंतन करते हैं। जब दुख की बारी आती है तो स्वाभाविक बात है हम हिंदी अपने आप ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर इंसानों की जो भाषा है मातृभाषा के रूप में वो हिंदी ही है। बहुत जगह इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, अच्छी बात है, अनेक भाषाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है अपनी लाइफ के अंदर कि जब आदमी को नीचा दिखाना होता है तो लोग इंग्लिश बोलने लगते हैं, लेकिन जब उसको अपनी पीड़ा, अपना दर्द रोना होता है तो वही जो इंग्लिश में दूसरे को नीचा दिखाता है तो अपना वो रोना जो रोता है वो हिंदी में रोता है। अपनी पीड़ा को जो बयां कर पाता है, अपने विचारों को, अपने घावों को जो दूसरे को बता पाता है तो हिंदी में बता पाता है। तो हिंदी तो अपने आप में उस ऐसा है इंसान का एक सहारा है जो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो अपने आप में प्यारे दोस्तों हिंदी के अंदर हम तमाम शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। हिंदी अपने आप में एक संपन्न भाषा है। हम उसमें पदनाम शब्दावली का अलग प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक शब्दावली का अलग प्रयोग करते हैं और जो मनोवैज्ञानिक शब्दावली होती है उसका हम अलग तरह से प्रयोग करते हैं। तो हिंदी के अलावा किसी भी ऐसी भाषा नहीं है आज तक जो अपनी अलग अलग शब्दावलियों के साथ आगे बढ़ी हो। तो हिंदी में जो साइकोलॉजी के जो शब्द प्रयोग हम करते हैं वो किसी दूसरी डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं। साथ के साथ जो हम प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश या बाकी दूसरी जो लैंग्वेज होती है, चीनी, अरबी, फारसी या उर्दू है, उनमें उस तरह की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अपने आप में सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म और सबसे प्यारे दोस्तों गहन विचारधारा को आगे बढ़ाने में हिंदी सक्षम रही है। तो आज वो हिंदी जिसका आज हिंदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं तो वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन वो 10 जनवरी को है। आपको ये ध्यान रखना है जब हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो यहाँ से तमाम तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। तमाम उन लोगों की जो उत्तर भारत में रहते हैं उनकी मातृभाषा भी है। इसके साथ अनुच्छेद 343 के फर्स्ट भाग के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान 17 के हिंदी के बारे में बात करता है। हिंदी में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के प्रचार प्रसार और उसकी व्यवस्थाओं पे जोर देते हैं। इसके साथ 8वीं अनुसूची सीधे सीधे भाषा से जुड़ी है, उसमें एक हिंदी भाषा भी है। और साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है इसकी जो लिपि है हिंदी की वो देवनागरी की लिपि निर्धारित की गई है और उसमें जो मानक रूप हम प्रयोग करते हैं देवनागरी की लिपि में वो है खड़ी बोली वाला रूप, जिसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो प्यारे दोस्तों ये था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में तमाम उन चीजों के बारे में आपको बताना कि आपको जब भी मौका मिले आप कोशिश करो, अगर आप इंग्लिश में साइन करते हो तो हिंदी दिवस पे या कहीं पर्टिकुलर जगह आप हिंदी के सम्मान में आप हिंदी का प्रयोग करना। बोल तो सब हिंदी में ही रहे हैं, लेकिन लिखते समय कई बार हम अंग्रेजियत का प्रयोग करते हैं। अच्छा है, अनेक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है आज के दौर में, ठीक है, लेकिन हमें अपनी उस मातृभाषा को नहीं बोलना है जिससे हमने बचपन में सबसे पहले प्रयोग करना सीखा। बाकी तो हमें पीट पाट के सिखाई गई। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें हमें कभी पिटना नहीं पड़ा है अपने टीचरों से, मम्मी पापा से। बाकी सभी भाषाओं को पढ़ते समय, लिखते समय हमने अनेक बार डांट खाई है, अनेक बार हमारी पिटाई हुई है, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है। और कोई भी मातृभाषा प्यारे दोस्तों अपने आप में हर इंसान के जीवन का एक माध्यम होता है, जीवन प्रवाह का एक माध्यम होता है। यहाँ पे टॉपिक हमने शुरू किया था काल के भेद, और काल के भेदों के अंतर्गत आज हमें कंप्लीट करने हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसके बाद आज हम यहाँ वर्तमान काल की बात करेंगे। तो वर्तमान काल के अंतर्गत वर्तमान काल के भेद, और वो भेद होते हैं आपके 5। और इनमें से जो पहला भेद होता है वर्तमान काल का वो भेद है सामान्य वर्तमान। कौन सा भेद है?
सामान्य सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की खासियत ये है, इसमें सामान्य तरीके से क्रिया का आरंभ होना पाया जाता है। वाक्य वाक्य में वाक्य में सामान्य तरीके से क्रिया का आरंभ होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान। दूसरा, जहां किसी वाक्य में क्रिया प्रारंभ तो हो गई हो, परंतु समाप्त न हुई हो, उसको क्या कहते हैं हम? सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप क्या है? यहाँ पे एक मूल क्रिया होगी जिसको हम धातु भी कहते हैं। मूल क्रिया धातु एक ही बात होती है, इसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। इस मूल क्रिया के बाद में ता ती ते में से कोई एक होगा और इसके बाद में है, हो और हूं का प्रयोग होगा। इसके बाद में मूल क्रिया था धातु ता ते ती और इसके बाद में है, हो, हूं का प्रयोग, तो वो क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप। ये तो प्यारे दोस्तों आप डेफिनेशन अप्लाई करो सेंटेंस के ऊपर, तब आप बता पाओगे वो किस का सेंटेंस है। या फिर आप कंडीशन अप्लाई करो कि कंडीशन क्या है, या फिर आप क्रिया का जो स्वरूप हो, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं, किसी धातु के बाद में ता ते ती आने के बाद और उसमें है, हो, हूं में से कोई एक है, तो वे इस दुनिया के सारे सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? सामान्य वर्तमान काल के कहलाएंगे। अगर मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच रही है, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद बताइए कि इनमें कौन सा सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल का है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसके बाद में भालू खेल दिखाता है, भालू खेल दिखाते हैं। बच्चे खेलते हैं। छात्रा पुस्तक पढ़ती है। छात्रा पुस्तक पढ़ती है। मैंने आज का अखबार
नहीं बनेगा। मैंने राधा रामायण रामायण के श्लोक गाती है या सुनाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मूल क्रिया क्या है? जा। इसके बाद क्या लगा है? ता। उसके बाद में क्या है? इसमें यहाँ क्या है? क्रिया दिख। इसके बाद में ता। ता के बाद में है। इसमें क्या है? यहाँ क्रिया खेल। खेल के बाद में क्या है? ते। ते के बाद में क्या है? इसमें क्या है? क्रिया यहाँ पढ़। पढ़ के बाद क्या है? ती। ती के बाद में क्या है? इसमें क्रिया क्या है? गा। गा के बाद में क्या है? ती। ती के बाद में क्या है? तो ये जो कंडीशन है आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली लास्ट वाली। अगर आप ये अप्लाई करना सीख गए तो कम समय में आप राइट क्वेश्चन का आंसर दोगे। कम समय में आप राइट क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर? यानी कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप क्या है? मूल क्रिया धातु के बाद में ता, तेती, है, हो, हूं होगा। इनमें सब में यही है। ये ता हमें बताता है सामान्य को। ता किसे बता रहे हैं? सामान्य। ये ता, तेती। और ये है, हो, हूं बता रहे हैं हमें वर्तमान को। तो सामान्य वर्तमान वही हुआ। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी इससे पता नहीं चलेगा काल का। राधा रामायण के श्लोक गाती है, हमें जो काल को बता पाएंगे तो वो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये क्रिया का स्वरूप। ये पढ़ती है, खेलते हैं, दिखाता है, जाता है, हमें इनसे पता चलेगा काल का। यहाँ वह के स्थान पे को आप कुछ और लिख दो, बालू के स्थान पे बंदर लिख दो, बच्चे के स्थान पे यहाँ आप छात्र लिख दो, छात्रा के स्थान पे यहाँ बच्चे लिख दो, ये नहीं बताएंगे काल। राधा के स्थान पर सीता और यहाँ रामायण के स्थान पे महाभारत लिख दो, उनसे थोड़ा ही पता चलेगा आपको काल का। काल का पता चलेगा क्रिया के स्वरूप से। ये तो आप वो कंडीशन अप्लाई करोगे जो पहली कंडीशन है। क्या है? वाक्य में सामान्य तरीके से क्रिया का आरंभ होना पाया जाता है। कार्य आरंभ हो रहा है, वह स्कूल जाता है, कार्य आरंभ। भालू खेल दिखाता है, बच्चे खेलते हैं, छात्रा पुस्तक पढ़ती है, राधा रामायण के श्लोक गाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्य का आरंभ होना पाया गया। तो जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाता है लेकिन कार्य समाप्त ना हो, क्रिया समाप्त ना हो, तो उसको हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जहां किसी वाक्य में क्रिया प्रारंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो, इसमें किसी में भी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, इसमें क्रिया का आरंभ होना पाया गया। तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, इसलिए सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? सारे सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल के हैं। सामान्य वर्तमान काल। क्लियर? दूसरा क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कहाँ होगा? पहला, जहां वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो। जहां वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया के बाद में ता, ती, ते, और इसके बाद में होगा, होगी और होंगे लगाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान। कैसे? जैसे वह स्कूल जाता होगा,
हवा बहती होगी, बच्चे खेलते होंगे। इसमें क्या हो गया, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ता, ती और ते, और यहाँ क्या है, होगा, होगी और होगी। ये होगा, होगी, होगे तो हमें यहाँ संदिग्धता को बताते हैं। किसको बताते हैं? संदिग्धता को बताते हैं, होगा, होगी। और ये ता, ते, ती जो है ये बताते हैं यहाँ पे हमें वर्तमान को। किसको बताते हैं? वर्तमान को। इसीलिए क्या कहलाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा। ये नहीं बताएंगे कभी वह है स्कूल, हवा, वह है बच्चे, ये नहीं, ये क्रिया का स्वरूप। तो संदिग्धता कहाँ होगी? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो संदिग्धता कहाँ होगी? जहां होगा, होगी, होगे, होंगे। तो यानी कि होगा, होगी का पता किससे चल रहा है? संदिग्धता। ताते ते कहाँ प्रयोग होगा? वर्तमान में। इसीलिए क्या बन गया? संदिग्ध वर्तमान। आप सेंटेंस 3 ले लो या 30 ले लो, बात एक ही है। बस आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। जहां वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह हो, मूल क्रिया के बाद में ताते थी, होगा, होगी, होगे लगाओ, दोनों कंडीशन अप्लाई हुई, और सेंटेंस में कोई भी आ जाए, इन्हीं के आधार पे आपको करना है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है तात्कालिक वर्तमान। क्या बोलेंगे इसको? तात्कालिक वर्तमान काल। तो मूल भेद वर्तमान के 3 ही होते हैं, तीसरा भेद यही है। कहाँ होगा? यहाँ आपको ध्यान रखना है। अपूर्ण वर्तमान, जहां वर्तमान में क्रिया के होने में निरंतरता, जहां वर्तमान में क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाए। तो जहां वर्तमान में क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाती है वो क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। दूसरा, मूल क्रिया, जिसको हम धातु कहते हैं, जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होगा। तो इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों? यहाँ रहा, रही, रहे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है, हो और हूं का प्रयोग होगा। है, हो, हूं का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ जो ये कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन यहाँ पर है दूध उफन रहा है, उबल रहा है, दूध उबल रहा है। दूसरा, छात्र पढ़ रहे हैं। तीसरा, राधा नाच रही है। एनीथिंग, आप कुछ भी कर लो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये है, हो, हूं आपको बता रहा है वर्तमान को, और ये रहा, रही बता रहा है अपूर्णता को। तो ये क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ये रहा, रही, रहे अपूर्ण, और है, हो, हूं ये क्या बता रहे हैं? वर्तमान को। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए आपके? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद आपका 4th होता है संभाव्य वर्तमान। क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान पे विद्वानों का मतभेद है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान में कार्य के होने की संभावना नहीं होती है। जहां
जहां जहां वर्तमान काल है, जहां वर्तमान काल के वाक्य में, जहां वर्तमान काल के वाक्य में शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लगता है, लगता है, संभव है, लगता है, संभव है, कदाचित है, संभव है, कदाचित। जहां वर्तमान काल के वाक्य में शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संभाव्य वर्तमान। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे शायद वह स्कूल जाता हो, वो हो सकता है वह भी साथ जाती हो सकता है वह भी साथ जाती हो। लगता है बाहर बंदर नाच रहा है, बाहर बंदर नाच रहा है। संभव है अभी, संभव है अभी संभव है अब रेलगाड़ी आती होगी, कदाचित आप साथ साथ लिख लेते, कदाचित आप साथ साथ लिख लेते। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आपको लॉजिक प्रयोग करना है। क्या है लॉजिक? उस पर ध्यान दीजिए। लॉजिक ये है, इसमें ता का प्रयोग हुआ है, ती का प्रयोग हुआ है, इसमें यहाँ रहा का प्रयोग हुआ है, इसमें ती का प्रयोग, इसमें भी ते का प्रयोग। तो ये ता, ती, ते, रहा, रही का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान में। तो ये सारी की क्रिया जाता हो, जाती हो, रहा है, आती होगी, ठीक है, लिख लेते, ये सब वर्तमान काल की क्रिया है। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया है अपूर्ण वर्तमान में कि वहां रहा, रही, रही का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बंदर नाच रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान है। लेकिन लगता है का प्रयोग करके हमने अपूर्ण वर्तमान में संभावना पैदा कर दी। यहाँ वह स्कूल जाता हो या वह स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान, लेकिन शायद का प्रयोग करके उस सामान्य वर्तमान में संभावना पैदा कर दी। तो मैंने जानबूझ के यहाँ ती, हो, रहा है और होगी का प्रयोग किया है, क्योंकि ये होगा, होगी हमें संदिग्ध वर्तमान को बता रहा है ती के साथ में आके, रहा हमें अपूर्णता को बता रहा है। ये जहाँ के साथ ती है, हो है, इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो किसमें है? इसका प्रयोग कर रहे हैं हम वर्तमान में। तो यानी कि जो ये आपने अब तक तीन पढ़े, कौन कौन से पढ़े आपने?
एक तो प्यारे दोस्तों आपने वर्तमान का सामान्य वर्तमान, दूसरा आपने संदिग्ध वर्तमान, इसके बाद अपूर्ण वर्तमान रहा। जब इन्हीं तीनों के सेंटेंस के आगे हम शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग कर देते हैं तो वे ही सारे के सारे सेंटेंस संभाव्य वर्तमान काल के बन जाते हैं। इन्हीं का प्रयोग हम संभाव्य भविष्य में भी करेंगे, लेकिन वहां क्रिया में तात ए के स्थान पर आपको ये ध्यान रखना है जी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग हम संभाव्य भविष्य में भी करेंगे। किसमें करेंगे? संभाव्य भविष्य में। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा, यहाँ ता ते ती के स्थान पे वहां गा गे गी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? माता जी तीर्थ यात्रा पर जाती होगी तो वहां क्या है, हम गागेगी का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जहां वर्तमान काल के वाक्य में शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। तो अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और वर्तमान काल का लास्ट और अंतिम भेद है पांचवा, वो है आपका पूर्ण वर्तमान काल। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और पूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, हमारा आसन भूतकाल भी होता है। पूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम है आसन भूतकाल। दोनों की कंडीशन एक ही है। क्या कंडीशन है पूर्ण वर्तमान आसन? जिस वाक्य में क्रिया आरंभ होकर जिस वाक्य में क्रिया आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। दूसरा सेंटेंस, जहां क्रिया को समाप्त हुए कुछ ही पल क्षण बीता हो। कुछ ही पल क्षण बीता हो। तीसरा, जहां क्रिया थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हो या पूर्ण हुई हो। थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। और ये तीनों चीज एक ही बात है, बस मैंने अलग अलग शब्द प्रयोग किए। यहाँ पे क्या होगा? मूल क्रिया। इसी मूल क्रिया को क्या कहते हैं हम? धातु। इसके बाद में क्या आएगा? आ, ई, या, ये में से कोई एक होगा। तो जब भी धातु के बाद में आपको आ, ई या ये में से कोई एक दिखाई दे तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल के। कैसे? राम ने रावण को मारा। क्लियर? दूसरा,
बिजली चली गई। तीसरा, मैं घर आया। चौथा, सीता ने खाना खाया। मोहन ने देवेश ने रामायण पढ़ी। छठा, सीता ने रोटी बनाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आप क्रिया का स्वरूप देखोगे। क्रिया का स्वरूप क्या है? इसमें मार मूल क्रिया है, आ गया ये वाला। इसमें क्या आ गया? ई। इसमें क्या आ गया? ई। पढ़ मूल क्रिया है, ई का प्रयोग ये वाला, ये। इसमें क्या आ गया? यहाँ या। इसमें क्या आ गया? यहाँ या। इसमें क्या आ गया? यहाँ ये। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये दिखाई देता है, ये सारे के सारे सेंटेंस पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल के होते हैं। पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल के। जिस वाक्य में क्रिया आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई, राम ने रावण को मारा, तो जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को मारा, तो ये तो सामान्य भूतकाल का हो गया, अर्थात क्रिया को समाप्त हुए कितना समय बीता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं यहां में है हो हूं का प्रयोग इसके बाद कर दूं, तो ये क्या बता देगा हमें? कार्य को समाप्त हुए कि अभी कुछ ही पल बीता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जहां क्रिया को समाप्त हुए कुछ पल बीता है, तो राम ने रावण को मारा, तो मारा कब? लंबा समय बीत गया, पता ही नहीं चल रहा है, अभी हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कार्य कितने हुए। लेकिन अगर इसमें मैं कह दूं राम ने रावण को मारा है, तो इसका मतलब अभी हमें पता चलेगा कुछ क्षण, कुछ पल पहले ही मारा है। बिजली चली गई, कब गई पता ही नहीं चल रहा है, और बिजली चली गई है पता चल रहा है कि कुछ देर पहले हुई। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, जब हम इन क्रियाओं के अंतर्गत हम है हो हूं का प्रयोग कर देंगे, तो यही जो सामान्य भूतकाल के सेंटेंस थे, तो इन्हीं सामान्य भूतकाल के सेंटेंस को हम पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूत का बना लेंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इसमें है हो हूं का, राम ने रावण को मारा है, बिजली चली गई है, मैं घर आया हूं, ठीक है, सीता ने खाना बनाया है, देवेश ने रामायण पढ़ी है, सीता ने रोटी बनाई है। अब बन गए ये सारे के सारे आपके पूर्ण वर्तमान, जिसका दूसरा नाम था आसन भूतकाल। क्या था? आसन भूतकाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पर सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में अगर प्यारे दोस्तों है, हो और हूं लगा देते हैं, तो वो आसन भूतकाल अर्थात पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस बन जाता है। कुछ बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल, तो जिस वाक्य में क्रिया आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो ये अभी अभी तो समाप्ति हुई ना, राम ने रावण को मारा है, कब? अभी, थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले। बिजली चली गई है, कब? थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले। मैं घर आया हूं, कब? थोड़ी देर पहले। ठीक है। सीता ने खाना बनाया है, कब? थोड़ी देर पहले। देवेश ने रामायण पढ़ी है, कब?
कुछ ही देर पहले। सीता ने रोटी बनाई है कब? गरम गरम, अभी थोड़ी देर पहले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में है हो हूं लगाने पर पूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस बन जाते हैं। किसके सेंटेंस बन जाते हैं? पूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस बन जाते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में है हो हूं लगाने पर आसन भूतकाल के सेंटेंस बन जाते हैं। तो जहां वाक्य में क्रिया आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, जहां क्रिया को समाप्त हुए कुछ ही पल क्षण बीता हो, ब्रेकिंग न्यूज की तरह कार्य हो, जहां क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। क्रिया का स्वरूप क्या होगा? एक मूल क्रिया होगी, जैसे मार है, ठीक है, यहाँ पे खा है, उसमें या और है लगा हुआ है। यहाँ क्या है? आ, या और हूं लगा हुआ है। तो यही हमें बताते हैं पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल को। अगर आपको वर्तमान काल के पांचों भेद समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद कल वाली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो भूतकाल के 6 भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूतकाल के 6 भेद। इनमें से एक भेद आप पढ़ ही चुके हो, आसन भूतकाल, वो यही है। ऑप्शन में या तो वो पूर्ण वर्तमान काल देगा इन सेंटेंस को देके, या आसन भूतकाल देगा। दोनों देगा तो ऑप्शन एक ये भी होगा, ए और बी दोनों। अगर आपको वर्तमान काल के पांचों आपको समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और तमाम वे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं है उनके लिए बताएं कि हम काल के भेद या वर्तमान काल के 5 भेदों को प्यारे दोस्तों 14 सितंबर को आपको पढ़ा रहे हैं। कब पढ़ा रहे हैं? 14 सितंबर 2023। ऐसे ऐसे बच्चे इस कोर्स को खरीद लिए हैं जिनको भर्ती होने से जो कोसों दूर है, ना एक मेंटेलिटी है ना सोच है। और आज के दिन हम मना रहे हैं हिंदी दिवस। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंदी दिवस की बधाई दी थी और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस की बधाई भी ले ली और उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है सर जी। तो रिकॉर्डिंग क्लास तो ये तो पहली होगी जो भूतकाल में हुई है। मैं आज वर्तमान काल में हूँ और वर्तमान काल ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी दिवस की मैंने बधाई दी 14 सितंबर की, और जिस समय बधाई ली वो टाइम भी आपका वही है 11 से 12 के बीच का, ठीक है। बात समझ में? बधाई लेने के बाद भी मूर्खताई की ये हद है सर जी, ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। अब 14 सितंबर की बधाई क्या 13 सितंबर में दे सकता है कोई, या फिर 15 सितंबर को देगा? समस्या यह है कि आपको पढ़ने को छोड़ के आपसे कुछ भी करवा ले कोई, आप करोगे। तो यहां कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो सरकार को गाली देते हो, माँ बाप को कोसते हो, टीचरों में जो कमियां आप ढूंढते हो, ये उसी का नतीजा है, उसी सोच का नतीजा है कि आप अपने आप में कहने को तो इंसान हो लेकिन पशुओं से भी बदतर आपका दिमाग चल रहा है। पशु कम से कम ये तो जानता है कि उसको बैठना कहाँ है, चारा कहाँ खाना है, ठीक है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो तो इतना विवेक तो उसके भी पास है, लेकिन आपके पास तो थोड़ा भी विवेक बचा ही नहीं है, ठीक है। ना आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, ना आप यहाँ सीखने के लिए आओगे। बहुतों को तो बुक ही चाहिए कि बुक मिल जाएगी तो हमारे हाथ में ब्रह्मशास्त्र लग जाएगा जिससे हम महायुद्ध लड़ सकते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर ने यहाँ पर आपको इतनी सारी कंडीशन और ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए। अब एक ही डेफिनेशन को 3 बार लिख दिया टीचर ने, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, जहाँ क्रिया को समाप्त हुए कुछ ही पल क्षण बीता हो, जहाँ क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो, उसको पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल कहते हैं। फिर यहाँ पे उसकी क्रिया का स्वरूप बताया, फिर उसको समझाया पहले भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करके, फिर सामान्य भूतकाल को कन्वर्ट किया गया आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान में। क्या किसी किताब में इस तरीके से चीजें दी होगी? जब आप पेड कोर्स में हो तो आपको किसी भी तरह की किताब खरीदने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन समस्या क्या, आदत पड़ी हुई है, अब तक किताबों से पढ़ते आए हो। अगर किताबों से नौकरी मिलती तो ये कोचिंग सेंटर ना होते, ये टीचर इस तरह से ना पढ़ा रहे होते।
तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। किताबों को पढ़ के डिग्रियां ली जाती है, बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए जाते हैं और उन सर्टिफिकेट का गट्ठर बना लिया जाता है। 2 बार ग्रेजुएशन कर ली, 4 बार एमए एमएससी कर ली, ठीक है, तो वो गट्ठर तो किताबें पढ़ के बन जाएगा, लेकिन नौकरी केवल और केवल समझने से मिलती है। और किताब कभी भी समझाती नहीं है, किताब तो केवल बताती है कि ऐसा होता है। टीचर ये भी बताता है कि ऐसा कब होता है और ऐसा कब नहीं होता है, क्योंकि ये किताब नहीं बताएगी कि पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल एक ही है। ये किताब नहीं बताएगी कि सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में है, हो, हूं का प्रयोग करेंगे तो वही पूर्ण वर्तमान आसन भूत के बन जाएं। ये किताब कभी भी 3 डेफिनेशन 3 कंडीशन नहीं बताएगी इस तरीके से सीक्वेंस में। और ये किताब कभी भी इन कंडीशन को इन एग्जाम्पलों के माध्यम से इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाएगी। समस्या यही है कि आपको भर्ती कम होना है, विद्वान लेखक साहित्यकार किस कैटेगरी में आपको ज्यादा खड़ा होना है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।